हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी बच्चे? सर हम बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा फीवर है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बच्चे हम एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। इट इज फॉर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। आपका सिलेबस देखो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। टोटल 19 चैप्टर हैं। 19 में से 17 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, केवल 2 चैप्टर्स हमारे यहाँ पर पेंडिंग हैं। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में जाएंगे। इन द देर आफ्टर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18। उसमें भी आई थिंक 2 या 3 लेक्चर के आसपास का हमारा टाइम लगना चाहिए। अगर आज के चैप्टर की हम बात करें डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक अटेम्प्ट में इस चैप्टर के ऊपर आपका क्वेश्चन लगेगा ही लगेगा। सर क्वेश्चन की रेंज किस तरह की हो सकती है? क्या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल होगा या सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन बच्चे इस पे सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर यहाँ पे आपके इस चैप्टर में से कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे। हाँ, एमसीक्यू की एक अच्छी खासी रेंज आपके इस चैप्टर के ऊपर पॉसिबल होगी। तो एग्जाम के पर्पस के लिए मार्क कर लीजिए, दिस चैप्टर इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। पक्का एग्जाम में लगेगा ही लगेगा, एग्जाम में पक्का आएगा। एमसीक्यू की रेंज पॉसिबल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पॉसिबल है, कोई केस स्टडी यहां पर नहीं लगेगा। सर क्या ऐसा चैप्टर जो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे प्रीवियस यानी कि जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी हुआ करता था? देन आंसर इज यस। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कह सकता हूं कि पहले जो चैप्टर ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था वो था ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लेकिन मैं अगर ओल्ड सिलेबस के साथ जो करंट सिलेबस है आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की, तो मान के चलिए बेटा कि चैप्टर का जो कंटेंट है ओल्ड सिलेबस में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, करंट सिलेबस में डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, कंटेंट मानते हुए चलिए कि 90% कंटेंट चेंज है। तो मतलब इसको देखा जाए तो जो बच्चे पहले ओल्ड सिलेबस में भी पेपर दे के आ चुके हैं और वो अब न्यू सिलेबस में जा रहे हैं, तो वो इसको बिल्कुल एक नया चैप्टर ही ट्रीट करें, बिकॉज पुराने चैप्टर में जो उन्होंने पहले ओल्ड सिलेबस में, नॉट ओल्ड चैप्टर, पुराने सिलेबस में उन्होंने इस चैप्टर के अंदर जितना भी पढ़ा हुआ था उसकी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे आ सकती हैं, बट काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कंटेंट इस चैप्टर के अंदर उन बच्चों को यहाँ पर नया दिखाई देगा। पहले था ये ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उससे पहले कभी हुआ करता था ये ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट, उससे पहले कभी हुआ करता था ऑडिट इन EDP एनवायरनमेंट। मतलब नाम चेंज होता हुआ जा रहा है, कंटेंट चेंज होता हुआ जा रहा है। पहले कभी ऑडिट इन EDP एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, फिर ऑडिट इन CIS एनवायरनमेंट, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम CIS। उसके बाद ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो पहले सिलेबस में था। एंड नाउ करंटली डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, एग्जाम के पर्पस के लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काफी सारे क्वेश्चन की रेंज पॉसिबल है, जहां जहां क्वेश्चन की रेंज पॉसिबल होगी मैं आपको प्रॉपर मार्क करवाता हुआ चलूंगा। कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर पे मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू अच्छी खासी रेंज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो मानते हुए चलिए कि 4 से 6 नंबर का मैटर एग्जाम में हमें इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। स्टार्ट करें चैप्टर को? यस सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, थोड़ी सी आवाज शायद आज आपको भारी भारी सी लग रही होगी। रीजन सिंपल है कि भाई खांसी है, जुकाम है और बुखार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोगों का सिलेबस डिले ना हो इसलिए फीवर में ये क्लास रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। टॉपिक को है ना स्टैंडर्ड के साथ लिंक करते हैं, बिकॉज अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑडिट का स्टैंडर्ड के साथ अगर लिंक होता है तो एक प्रैक्टिकल एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चलिए अगर मैं आपसे एक सिंपली एक बात पूछूं, अपने मन में प्लीज इसका आंसर निकालना। SA 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। SA 315 में बेसिकली ऑडिटर क्या कर रहा था? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, देखो बच्चे अभी ध्यान से। चैप्टर नंबर 12
के बारे में बस मैंने इतना बताया है कि एग्जाम के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने चैप्टर नंबर 12 में अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं लिया। मैं चैप्टर की कनेक्टिविटी कर रहा हूं आपके स्टैंडर्ड के साथ। तो प्लीज स्टेप वाइज स्टेप आप लर्निंग करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मन में प्लीज आप इसका एक आंसर निकालेंगे। एसए 315 में ऑडिटर कर क्या रहा था? एसए 315 में ऑडिटर भाई साहब क्या कर रहे थे? ऑडिटर भाई साहब कर रहे थे आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, असेस कर रहे थे। ये काम वो कैसे कर रहे थे? उसके लिए उन्हें चाहिए थी बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग। किन किन बातों की? एंटिटी, obtaining understanding of entity, its environment, including इंटरनल कंट्रोल। यानी कि ऑडिटर एसए 315 में एंटिटी, उसके एनवायरमेंट और इनके इंटरनल कंट्रोल के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हुए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहा था। सेकंड, जरा सोचिए, ऑडिटर एसए 330 में 330 में ऑडिटर क्या कर रहा था? 315 समझ में आया आपको? हालांकि मैं 315 पूरा नहीं पढ़ा रहा, 315 का मैंने केवल एक ऑब्जेक्टिव बताया कि एसए 315 में एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना, असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कैसे? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। नाउ एसए 315 में ऑडिटर भाई साहब क्या कर रहे थे? 330 का टाइटल ही क्या है? ऑडिटर्स रेस्पॉन्स ऑन दी असेस रिस्क। कि जो रिस्क आपने 315 में असेस किया है, जो रिस्क ऑडिटर आपने एसए 315 में असेस किया है, उसके रेस्पॉन्स में काम करते हो आप एसए 330 में। और एसए 330 में ऑडिटर क्या काम करता है? उसने जो रिस्क यहां पे असेस किया था, इसके रेस्पॉन्स में ऑडिटर डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स दो तरह से आपके मूव कर रहे थे। एक था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जहां पर बेसिकली आप इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करते हो, वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट के बेसिस पर ऑडिटर डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पर 315 और 330 का दिया है, इतनी बात तो हमको समझ में आई। लेकिन इन दो स्टैंडर्ड्स का, 315 का और 330 का, इस चैप्टर से क्या लेना देना है, ये लिंकेज क्या है, वो अभी तक समझ में नहीं आया। तो बच्चे, वो अभी तक मैंने आपको समझाया भी नहीं है। चैप्टर 12 मैंने केवल आपको इसका एक क्या कह सकते हैं कि टाइटल बताया है क्या है, और एग्जाम में ये चैप्टर कितना रेलिवेंट है बस उतना आपको बताया। इस चैप्टर की कनेक्टिविटी करूंगा मैं एसए 315 और 330 के साथ। तो कनेक्टिविटी करने से पहले बस मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको एसए 315 का दिया है और एसए 330 का दिया। 315 में ऑडिटर आइडेंटिफाई कर रहा है, असेस कर रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। कैसे? थ्रू ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स। यानी कि 315 में ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, आप एंटिटी और एनवायरमेंट को इग्नोर करिए, आपको चैप्टर के साथ लिंक करवा रहा हूं। देखिए मैं यहां पर आप इंटरनल कंट्रोल और यहां पर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इनके ऊपर जरा फोकस करना कि ऑडिटर 315 में इंटरनल कंट्रोल की एक अंडरस्टैंडिंग लेके आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। ऑडिटर
SA 330 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल किस लिए परफॉर्म करते हैं? बेसिकली मैं यहां पर एविडेंस ऑब्टेन करता हूं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूं इनके इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर कि वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एंटिटी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, भाई परचेज आपका एक ऑपरेशन है, सेल आपका एक ऑपरेशन है, मार्केटिंग आपका एक ऑपरेशन है, प्रोडक्शन आपका एक ऑपरेशन होता है, और कई सारे एंटिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑपरेशंस होते हैं। और उन ऑपरेशंस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए कि भाई हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो कह सकते हो कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमारे सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, इस पर्पस के लिए वहां पर इंटरनल कंट्रोल का होना जरूरी है। अब सपोज कि परचेस पे अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं हुए तो क्या यहां पर फ्रॉड के चांसेस या एरर के चांसेस ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सिमिलरली सेल से रिलेटेड कंट्रोल जो कि होने चाहिए, इनकेस अगर नहीं हुए तो सेलिंग ऑपरेशन के अंदर क्या वहां पर कोई फ्रॉड या एरर के चांस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो ऑपरेशन कोई भी हो, चाहे परचेज है, सेल है, प्रोडक्शन है, HR है, मार्केटिंग है, कोई भी है, अगर वहां पर कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके यहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांस क्या होंगे बच्चे? वो ज्यादा होंगे। और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांस ज्यादा हैं तो एंटिटी जिस पर्पस के लिए आपने बनाई है, यानी कि एक ओवरऑल एंटिटी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, शायद एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से अचीव ना कर पाए बिकॉज आपके यहां पर कंट्रोल का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पूरी तरह से वो वीक है। तो ऑडिटर यहां पे क्या काम करता है? वो अपने जो मेन प्रोसीजर्स हैं उसके सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, इनको परफॉर्म करने से पहले, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले पहले ऑडिटर एक काम करता है, वो इनके इंटरनल कंट्रोल पे काम करता है। प्लीज फोकस करना यहां पर। ऑडिटर अपने मेन प्रोसीजर, सर व्हाट इज कॉल्ड मेन प्रोसीजर? भाई जहां पर मैं आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करूंगा, कि मैं आपके ट्रांजैक्शंस चेक करूंगा, मैं आपकी इवेंट्स चेक करूंगा, मैं आपके अकाउंट बैलेंसेस चेक करूंगा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन, उसके डिस्क्लोजर्स चेक करूंगा। तो इनको चेक करने के लिए जो आपके हैं प्रोसीजर्स, उनको मैं बोल रहा हूं आपके मेन ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इनको करने से पहले ऑडिटर पहले इंटरनल कंट्रोल पे काम करता है। क्योंकि अगर मुझे दिखाई दिया कि किसी एरिया पर कंट्रोल का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है तो उस जगह में कहीं ना कहीं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड को क्या करूंगा? डाउन कर सकता हूं। बट कहीं पर मुझे दिखाई दिया कि नहीं यार, यहां पर तो कंट्रोल का एनवायरनमेंट बहुत वीक है, तो जिस जगह पर कंट्रोल का एनवायरनमेंट वीक दिखाई देगा, क्या ऑडिटर उस जगह पर अपने सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को हाई करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली वो करेगा। तो ऑडिटर पहले कंट्रोल पे काम करता है। अब कंट्रोल पे काम किन किन स्टैंडर्ड में किया जाता है? तो कंट्रोल पर काम दो स्टैंडर्ड में किया जाता है। कंट्रोल पर, इंटरनल कंट्रोल पे काम दो स्टैंडर्ड में किया जाता है। पहला 315, दूसरा 330। 315 में ऑडिटर कंट्रोल पे क्या काम करता है? 315 में ऑडिटर कंट्रोल की केवल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है, यानी कि उनको वो डिटेल में एग्जामिन नहीं कर रहा कि मैं ठीक है एक बार कंट्रोल की केवल एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं देखूंगा कि कंट्रोल का एनवायरनमेंट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है या नहीं है। और उसके बेसिस पर मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डिग्री को आइडेंटिफाई एंड असेस कर सकता हूं। देर आफ्टर 330 में मैं यहां पर कंट्रोल की एक डिटेल टेस्टिंग करता हूं, और कंट्रोल की डिटेल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर। और इसी के रिजल्ट के बेसिस पर ऑडिटर डिटरमाइन करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जब ऑडिटर एक एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर रहा है, SA 315 में उनकी अंडरस्टैंडिंग ले रहा है और SA 330 के अंदर उनकी प्रॉपर टेस्टिंग कर रहा है, तो जब एक एंटिटी में मैं उनके IT एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, मैं उनके IT एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल को इवेलुएट करता हूं कि वेदर सच कंट्रोल्स आर प्रॉपर्ली डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सर IT से रिलेटेड कंट्रोल का मतलब क्या है ये बताइए? आज के टाइम पे क्या जितना भी आपको बिजनेस का एनवायरनमेंट दिखाई देता है, क्या वो IT के इर्द गिर्द घूमता है या नहीं घूमता?
क्या आज के टाइम पर कोई भी बिजनेस बिना आईटी कंट्रोल के सरवाइव रन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आप कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, आजकल आईटी की इन्वॉल्वमेंट हर एक बिजनेस में है। और अगर आईटी की इन्वॉल्वमेंट हमारे हर एक बिजनेस में है, ऑटोमेशन कह सकते हो बेसिकली आप इसको। क्या ऑटोमेशन आज के टाइम पे हर एक बिजनेस के अंदर समा गया, नहीं समा गया? हाँ सर। तो अगर आईटी आज के टाइम पर इतना ज्यादा रेलिवेंट हो चुका है बिजनेस को रन करने के लिए, तो क्या उस आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स एंटिटी के यहां पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? भाई अगर एक एंटिटी अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के पर्पस के लिए कंप्यूटर सिस्टम का सहारा लेती है, तो क्या इनके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि कौन आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है? प्रोग्राम कंट्रोल, कि कोई बेटा रिमोट लोकेशन पे बैठ के कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हो, आपके जो सिस्टम की प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर दे। डेटा की सिक्योरिटी, जो डेटा आपके सिस्टम में है, भाई कल को ऐसा ना हो कि इसमें कोई वायरस आ गया, साइबर सिक्योरिटी फेल हो गई आपकी, साइबर रिस्क आ गया और आपके जो डेटा हैं वो डेटा सपोज आपका करप्ट हो गया। भाई किसी एक जैसे एक एग्जांपल दो, एक रैंसमवेयर होता है, तो ये एक तरह का ऐसा मेलवेयर है कि अगर आपके सिस्टम में आ गया तो वो आपकी सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा। यानी कि फाइल आपकी और इनक्रिप्ट किसी वायरस ने, किसी एक मेलवेयर ने आपके सिस्टम की सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि आप अपने फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास मैसेज आएगा, बोले भाई अगर आप तो हमने आपकी सारी फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया, अब अगर ये फाइल पे अगर आपको एक्सेस करना है तो हम आपको एक की प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको 50 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा। अब मेरा इतना बड़ा बिजनेस, मेरा पूरा का पूरा डेटा सर्वर में, सर्वर भाई साहब सर्वर में जितना भी डेटा था वो सारा डेटा हो चुका है इनक्रिप्ट। अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कोई पार्टी मुझसे 50 लाख रुपए का पेमेंट मांग रही है। तो ये बताइए कि क्या इनसे बचने के लिए क्या आपके यहां पर प्रॉपर कंट्रोल्स का होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो जब मैं एक एंटिटी के आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करता हूं, उनको मैं इवेल्युएट करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिट। दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिट। आपके चैप्टर का टाइटल क्या है? डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया, इतना अच्छा भी जो मैंने आपको समझाया है, ये केवल और केवल आपका जो चैप्टर का टाइटल है वो आपको समझ में आए कि व्हाट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिट। सर क्या एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन है? हाँ, डिजिटल ऑडिट आपके स्टडी मटेरियल में अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कुछ क्वेश्चन की उम्मीद, कितने क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन की उम्मीद मैं यहाँ पे कर सकता हूं कि डिजिटल ऑडिट के ऊपर 3 क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम आपके हो सकते हैं। सॉरी, वो क्वेश्चन कौन से हैं मैं अभी आपको मार्क करवाऊंगा, लेकिन पूरा फोकस केवल और केवल पहले आप डिजिटल ऑडिटिंग को समझने पर लगा दीजिए कि एक एंटिटी है, आज के टाइम पे वो आईटी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। बिना आईटी के आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस रन ही नहीं कर सकता। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, वहां पर आपको आईटी की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। तो जब आईटी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आईटी से रिलेटेड रिस्क भी आते हैं और उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। तो जब मैं एक एंटिटी में जाके एस ए 315 में और एस ए 330 में कंट्रोल पे काम करता हूं, तो मैं उनके आईटी रिलेटेड कंट्रोल पे भी काम करता हूं। यानी एस ए 315 में आईटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। एस ए 330 में आईटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट किया जाएगा, वेदर आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइंड एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो जब आप आईटी से रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, आईटी से रिलेटेड कंट्रोल्स को जब आप इवेल्युएट कर रहे हो, इनकी प्रॉपर आप टेस्टिंग कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिट। बात क्लियर है? हाँ सर, इतना समझ में आ गया कि डिजिटल ऑडिट क्या है। देखिए ध्यान से, टॉपिक है हमारा डिजिटल ऑडिटिंग। डिजिटल ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ऑडिटिंग इंटरनल कंट्रोल related to IT environment।
आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स की ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब भाई इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेना एसए 315 के अंदर, एसए 315 के अंदर इनकी प्रॉपर टेस्टिंग करना एसए 330 के अंदर। इसे कहा गया डिजिटल ऑडिट। अब सोचिए अगर मैं डिजिटल ऑडिट करता हूं तो डिजिटल ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। डिजिटल ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। भाई देखो मैं क्लाइंट के यहां पर उनके आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन देने के पर्पस के लिए मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। आप खुद सोचिए कि जब आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, जब आप इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन कर रहे हो, तो क्या आपका ऑडिट का मेन पर्पस इनके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन देने का है? आंसर इज नो। In an audit of financial statement, an auditor is supposed to express an opinion on the true and fair view of the financial statement. कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किस लेवल पे मुझे एग्जामिन करना चाहिए, यानी कि जो आपके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना होना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए कहीं ना कहीं ऑडिटर सहारा लेता है इंटरनल कंट्रोल्स का। उसके लिए एसए 315 ने कहा कि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और एसए 330 में आप इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली आप टेस्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आप डिटरमाइन कर पाएंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, लेकिन क्या आपका ऑडिट का मेन पर्पस कंट्रोल पर ओपिनियन देने का था? आंसर इज नो। मैं तो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देने के लिए आया था। लेकिन अब अगर आप यहां पर डिजिटल ऑडिटिंग कर रहे हो, यानी कि आप उनके आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को भी एग्जामिन कर रहे हो, उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं, उनकी मैं टेस्टिंग ले रहा हूं, तो इससे क्या एडवांटेजेस मिलेगा। ये देखिए कि इनके जितने भी प्रोसेस होते हैं, एंटिटी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, क्या इनके सारे प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करने में क्या ये हेल्प करेगा, नहीं करेगा? सर स्टैंडर्डाइज करने का मतलब भाई एंटिटी ने अपने प्रोसेस को, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस को डिजाइन किया होगा। भाई परचेज का एक सेपरेट प्रोसेस होगा, सेल्स का आपका एक सेपरेट प्रोसेस होगा, आपका एचआर का, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, इन सबका एक सेपरेट प्रोसेस होगा। अब उन प्रोसेस के अंदर आईटी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को लगाए जाएंगे ताकि जो आपके प्रोसेस हैं ये प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो सके, आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर वे में आप एग्जीक्यूट कर सको। अब सपोज कि मैंने कोई एक प्रोसेस डिजाइन किया, लेकिन उस प्रोसेस में अगर कोई गलती है वो तो मुझे नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो मैंने डिजाइन किया है, मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, यानी कि परचेस का जो प्रोसेस हमने डिजाइन किया है वो बहुत अच्छा है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कल को अगर आप आके मेरे इस प्रोसेस को एक बार, यानी इस प्रोसेस में आईटी से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं, कल को बेटा जी अगर एज ऑडिटर आप आके उसको एक बार देखते हैं, शायद जो कमी मुझे ना दिखाई दे रही हो एज मैनेजमेंट, क्या वो कमी आपको दिखाई पड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल। और अगर उसमें कहीं पर भी कोई कमी है, सपोज कि मुझे दिखाई दिया कि नहीं सर यहाँ पे इस तरह का एक कंट्रोल का एनवायरनमेंट वीक है, अभी कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर और आने चाहिए, तो क्या ये चीजें एज ऑडिटर मैं मैनेजमेंट को रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल आप करेंगे। तो सोचिए अगर ऐसा होता है तो क्या इनके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में क्या डिजिटल ऑडिट अलाउ करेगा या नहीं करेगा? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या डिजिटल ऑडिट एंटिटी के जितने भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, क्या डिजिटल ऑडिट उनको स्टैंडर्डाइज करने में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सर एक बार प्लीज फिर से रिपीट करेंगे? हाँ बेटा जी बिल्कुल रिपीट करूंगा। मैं हूं मैनेजमेंट, अपने आप को बच्चे आप समझेंगे ऑडिटर। मैं मैनेजमेंट, मैं आईटी एनवायरनमेंट में काम करता हूं और मैंने परचेज, सेल, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इतने सारे ऑपरेशंस को लेकर इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है मैंने एक प्रोसेस डिजाइन किया। ठीक, अब आप एज ऑडिटर मेरे यहां पर आते हैं और आप अपना 315 और 330 करते हैं।
यानी कि आप ये देखेंगे कि मेरे यहाँ पर प्रोसेस में जितने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, क्या प्रॉपरली डिजाइन इफेक्टिवली ऑपरेट होते हैं या नहीं होते, आप यही चीज चेक करेंगे। अब कल को अगर काम करते हुए आपको मेरे किसी प्रोसेस में कंट्रोल का एनवायरनमेंट वीक लगा, तो क्या आप ये वाली बात एज ऑडिटर मुझे इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो क्या अब बताइए कि मैंने एक प्रोसेस डिजाइन किया था, आपने उस प्रोसेस को चेक किया, यानी उस प्रोसेस में जितने कंट्रोल्स थे आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग ली, आपने उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करी, और अब जाके ये प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हुआ। तो क्या मेरे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होना चाहिए, किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या डिजिटल ऑडिट इसमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है कि इसमें जहां कहीं भी कंट्रोल का एनवायरनमेंट मुझे वीक दिखाई देता है, मैं वहां पर ऐसे इंटरनल कंट्रोल बेटा जी एंटिटी को रिकमेंड करूंगा कि इन इंटरनल कंट्रोल्स को आप अपने यहां पर प्लीज इंप्लीमेंट करिए, मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्या ऐसे रिस्क को जो कि ऐसे इंटरनल कंट्रोल ना होने की वजह से आ सकते हैं। हाँ सर, ये वाली बात तो समझ में आई कि डिजिटल ऑडिट तो ये काम बिल्कुल करेगा। सिमिलरली, जब मैं डिजिटल ऑडिट कर रहा हूं, तो बहुत सारी एंटिटीज के यहां पर मैं डिजिटल ऑडिट करता हूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा केवल एक ही क्लाइंट है, मैं तो बहुत सारी एंटिटीज में ऐसी ऑडिट करता हूंगा। अब सपोज जिस एंटिटी के यहां पर मैं ऑडिट कर रहा हूं, मुझे वहां पर ऑडिट करते हुए कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी मैंने, सर आप तो बिल्कुल भी, जो ये इतना आईटी का एनवायरनमेंट इतना रैपिडली चेंज होता है, सोचो कि आज से 5 साल पहले का आईटी एनवायरनमेंट और आज का आईटी एनवायरनमेंट, क्या लगता है बच्चे आपको सेम होगा? क्या ये जो एनवायरनमेंट है ये रैपिडली इवॉल्व होता है या नहीं होता? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, आईटी एनवायरनमेंट तो बहुत रैपिडली इवॉल्व होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। नई नई चीजें, नए नए सिक्योरिटी के फीचर, नई नई थ्रेट्स आती हैं। जब नई थ्रेट्स आती हैं तो नए तरह के कंट्रोल्स आते हैं। तो क्या ये ऑडिट एंटिटी को इस रैपिडली इवॉल्व होने वाले एनवायरनमेंट के अंदर अपडेट होने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि मुझे पता है कि आपका आईटी एनवायरनमेंट किस तरीके का है, जबकि मुझे ये भी पता है कि इंडस्ट्री में और एंटिटी जो कि आपके सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, आप ही के सेगमेंट में डील करती हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हो सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी भी बना रही है, मैंने उनके यहाँ पर भी ऑडिट किया हुआ है। और मुझे वहां पता है कि वहां पर आईटी एनवायरनमेंट किस तरीके का है, आपका आईटी एनवायरनमेंट किस तरीके का है। आपका आईटी एनवायरनमेंट अपडेटेड नहीं है, तो क्या आईटी एनवायरनमेंट को अपडेट करने में क्या डिजिटल ऑडिट हेल्प करेगी या नहीं करेगी? आईटी एनवायरनमेंट में अपडेशन, अपडेशन अपडेशन इन इवॉल्विंग का मतलब जो रैपिडली इवॉल्व होता है, इवॉल्विंग आईटी एनवायरनमेंट, क्या इसमें हेल्प करेगा नहीं करेगा? भाई आईटी एनवायरनमेंट में आपको अपडेट करने में क्या डिजिटल ऑडिट हेल्प करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, मैं क्लाइंट को बिल्कुल अपडेट रखूंगा। यानी मैं तो नहीं होता अपडेट रखने वाला, बट रिकमेंड कर सकता हूं ना कि सर कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट मैं देख रहा हूं आजकल, और ये चीजें मुझे आपके यहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं उनको अपडेट करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता हूं। उससे क्या होगा कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, क्या मैनेजमेंट उनको एडॉप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो देखो मैनेजमेंट के, पहले देखो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, देखो मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि डिजिटल ऑडिट करने से क्या एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और एज ऑडिटर मैं इस एडवांटेज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूंगा। पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब मैं उनके जितने भी प्रोसेसेस हैं किसी भी ऑपरेशन को लेकर, जब मैं उन्हें चेक करता हूं, तो मुझे मालूम चलता है कि अच्छा कुछ कंट्रोल्स वीक हैं, मैं वो कंट्रोल्स वहां पे रिकमेंड करता हूं कि सर ऐसे कंट्रोल्स प्लीज यहां पर आप और लेके चलिए। ऐसा करेंगे तो अब आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज होगा। तो दो पॉइंट यहां निकल के आ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को रिकमेंड करने का, कि मैं उनको इंटरनल कंट्रोल्स रिकमेंड करता हूं और उनके प्रोसेस को मैं स्टैंडर्डाइज करवा देता हूं। क्लियर? हाँ सर। फिर एंटिटी अपडेट रहती है इन इवॉल्विंग आईटी एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट अडॉप्ट कर पाता है, मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है,
मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है। किसका? इनके यहां पर होने वाले प्रोसेसेस का और इनके यहां पर जो टेक्नोलॉजी हैं आईटी से रिलेटेड, इनका इन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है। सर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू का मतलब डिटेल में, यानी कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज को गो थ्रू करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है मैनेजमेंट को, इनके यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं प्रोसेस उनका, और टेक्नोलॉजीज का, कि भाई हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कैसे इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, इन चीजों में हेल्प करता है। फिर देखिए कि अगर मैंने एंटिटी के प्रोसेस को एग्जामिन किया और मुझे कहीं पर उसमें कंट्रोल वीक दिखाई दिया, मैंने वो कंट्रोल उनको रिकमेंड किया, कंट्रोल रिकमेंड किया, तो अब उनका जो प्रोसेस है वो हुआ स्टैंडर्डाइज। मैनेजमेंट को इन सारी बातों का एक ओवरव्यू मिल जाता है। मैनेजमेंट जो इतना रैपिडली चेंज होने वाला आईटी का एनवायरनमेंट है, मैनेजमेंट उसमें अपडेट रहता है। कहीं पर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, मैनेजमेंट को वहां पर हेल्प मिल जाती है। मैनेजमेंट को एक हेल्प मिलती है इन टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, दैट इज एंटिटी मैनेजमेंट, इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट, इट helps to management in taking informed decision। मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। व्हाट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन? कि भाई मैं कोई भी डिसीजन ऐसी हैप्पीजार्डली मैनर में नहीं ले रहा। जब किसी डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं अपने एंड पर एक अपने अकॉर्डिंग मैं एक बेस्ट डिसीजन लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यानी कि ऐसा डिसीजन जो हवाबाजी में नहीं लिया, हैप्पीजार्डली मैनर में नहीं लिया गया, डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर्ली वर्कआउट किया गया है, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, उनको ध्यान में रखते हुए जब एक डिसीजन मेकिंग की जाती है, इट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो डिजिटल ऑडिटिंग कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन टेकिंग में हेल्प करता है। तो सोचिए बच्चे, देखो कहां कहां पर डिजिटल ऑडिटिंग हेल्प कर रहा है। देखो उसको ना रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो अल्टीमेटली एग्जाम में क्या आपको लिख के आना है, वो याद हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी पूरा फोकस केवल आप समझने पर लगा देना। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि इस चैप्टर पे बच्चा बच्चे ने कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट को इतना अच्छी तरह से देखा हुआ नहीं होता। खासतौर से वो बच्चे जो ऑडिट में जाते ही नहीं है, जो केवल किताब को ही ऑडिट मान लेते हैं और उसी को ही रटते हुए काम करते हैं। प्रैक्टिकली अगर बच्चे ने ऑडिट नहीं करी होती तो बाकी चलो कई सारे चैप्टर्स को आप ऑडिट में संभाल लेते हो, लेकिन इस चैप्टर में कहने की प्रॉब्लम फेस कर जाओगे। तो इनकेस बच्चे अगर आपने ऑडिट नहीं करी है, तो ठीक है, जो जितना मैं अपने लेवल पे देखो आपको विजुलाइज कराने का अटेम्प्ट कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन पे प्लीज आप अपना फोकस बहुत अच्छा करना। ओके, अगर मेरी ये बातें आपको समझ में आएंगी, तो अल्टीमेटली चैप्टर का जो कंटेंट है वो समझ में आपको आएगा। बिकॉज जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये सारी बातें आपके चैप्टर के कंटेंट में है। तो जब यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा, तो अल्टीमेटली जो चैप्टर का कंटेंट होगा वो आप पढ़ेंगे, तो चीजें आपको लिंक होती हुई दिखाई देंगी। और जब एक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है, तो फिर याद करने में हमको आसानी तो देखो आती है। तो प्लीज फोकस करना। स्टार्टिंग फिर से कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। बात आई थी दो 315 और 330, ये तो समझ में आ गया था, लिंक मैंने क्यों कराया। डिजिटल ऑडिटिंग का मतलब आप बताया कि भाई जहां पर हम आईटी से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इस जगह पर डिजिटल ऑडिट। बात आई सर डिजिटल ऑडिट करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो सोचिए कि ऑडिटर डिजिटल ऑडिट में कर क्या रहा था। ऑडिटर जो डिजिटल ऑडिट में कर रहा था, अगर वो समझ में आ गया, तो आपको डिजिटल ऑडिटिंग के की फीचर्स या एडवांटेजेस आपको समझ में आएंगी। फिर डिजिटल ऑडिट में मैंने एंटिटी के प्रोसेसेस को इवेल्युएट किया, देखा कि भाई आप कैसे किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हो, परफॉर्म करते हो, वो प्रोसेस क्या है। अगर मुझे वहां पर कोई कंट्रोल वीक दिखाई दिया, तो मैनेजमेंट को मैं रिकमेंड करूंगा भाई ये कंट्रोल प्लीज आप लगाइए, इस कंट्रोल को प्लीज आप इंप्लीमेंट करिए,
कंट्रोल करने के लिए रिस्क को, मिटिगेट करने के लिए आप अपने कंट्रोल रिस्क को। दूसरा, जब मैंने कंट्रोल्स लगवा दिए तो अब इनके जो प्रोसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाता है अपने प्रोसेस का, अपनी टेक्नोलॉजीज का। जो एनवायरनमेंट इतनी तेजी से ये चेंज होता है, मैनेजमेंट इतने ड्रास्टिकली चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अपडेट रख पाता है। अपडेट कैसे रखेगा भाई, जो जो नई टेक्नोलॉजी आएंगे हम उसको अपडेट उसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो जब मैं न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता हुआ चलूंगा, तो बताइए क्या मैं इस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अपडेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल आप अपडेट कर पाएंगे। जब कभी भी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि प्रॉपरली एक इंफॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके, डिजिटल ऑडिटिंग वहां पर हेल्प कर देती है। और अगर हम ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बताइए कि अगर मैं डिजिटल ऑडिट करता हूं, तो क्या आपके ऑडिट की क्वालिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? अगर एक ऑडिटर आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट करते हुए डिजिटल ऑडिट करता है, तो क्या उसके ऑडिट की क्वालिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल होगी। तो एक एडवांटेज हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे दे दिया कि भाई हमारी जो ऑडिट की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो डिजिटल ऑडिट में देखो इन्होंने दो टॉपिक दिए शुरू में। एक तो डिजिटल ऑडिटिंग का मीनिंग बताया, मीनिंग एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। बेसिकली दो क्वेश्चन कि डिजिटल ऑडिटिंग के की फीचर्स, डिजिटल ऑडिटिंग के की फीचर्स, और दूसरा डिजिटल ऑडिटिंग की एडवांटेज। देखा जाए तो की फीचर और एडवांटेज एक ही टॉपिक इन्हें करना चाहिए था, बिकॉज अगर आपको की फीचर समझ में आ गया, तो एडवांटेजेस में आकर आप देखेंगे कॉपी एंड पेस्ट है। जो बातें की फीचर्स में थी, उन्हीं बातों को रिपीट किया गया है इसके एडवांटेजेस के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दो अलग अलग टॉपिक ना होके एक सिंगल टॉपिक लेके चल सकते थे। पर अच्छी बात है, आपके लिए एग्जाम के लिए दो टॉपिक डिजिटल ऑडिटिंग के ऊपर तैयार हुए हैं ये। एक की फीचर के ऊपर और दूसरा इसके एडवांटेजेस के ऊपर। की फीचर अगर आपको बच्चे समझ में आया, तो एडवांटेजेस आपको समझ में आएंगी। की फीचर मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके जो प्रोसेस होते हैं इनको स्टैंडर्डाइज करना अलाउ करता है डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिटिंग अलाउ करता है इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिस्क को। बिकॉज अगर मुझे आपके प्रोसेस के अंदर कंट्रोल वीक दिखाई दिए, तो भाई फिर मैं आपके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए रिकमेंड करूंगा कि भाई कुछ ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर ये कंट्रोल्स आप लगाओगे तो आपका प्रोसेस और ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बात कर रहे हैं हम प्रोसेस की, तो अगला पॉइंट भी हम लेके आएंगे प्रोसेस का, कि मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाता है अपने प्रोसेस का, अपने यहां पर यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज का। मैनेजमेंट को एक हेल्प ये मिलती है कि वो इतना रैपिडली डेवलप होने वाले इस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को अपडेट रख पाता है। ये अपडेट कैसे होता है, तो भाई जो जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं वो इनको वहां पे अडॉप्ट कर लेता है। मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन के अंदर। भाई मैं इसके बेसिस पर प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं। और एक एडवांटेज बेचारा जो ऑडिटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे याद कर लीजिए, भाई यहां पर मुझे हेल्प ये मिलती है कि मेरे जो ऑडिट की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्लियर? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई। तो दो क्वेश्चन मैं कह सकता हूं अभी तक के हमारे इस डिस्कशन के बेसिस पर, दो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तैयार हुए हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, एक बैकग्राउंड पढ़ते हैं चैप्टर का। व्हाट इज डिजिटल ऑडिट? तो डिजिटल ऑडिट इज प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द आईटी सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बताया था मैंने आपको। भाई आईटी सिस्टम को देखना, आईटी सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स को देखना, whether controls are properly designed and operating effectively or not, it is called as digital audit. Technology is becoming an integral part of day to day business operation. क्या आज के टाइम पर आप किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन को बिना आईटी एनवायरनमेंट के एज्यूम कर सकते हो? नहीं। आप देखो, आप दिन भर में आप कितनी ट्रांजेक्शन्स आप बेटा कर लेते होंगे आप मोबाइल पे जाके। जब किसी भी ऐप के जरिए सपोज आप अपनी ऑनलाइन कोई टिकट बुक कर रहे हो, या फ्लाइट का टिकट आप बुक कर रहे हो, या मूवी का टिकट आप बुक कर रहे हो, या ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, क्या इसके अंदर आईटी एनवायरनमेंट शामिल है या नहीं है? क्या इसके बिना आज के टाइम पर आप कोई बिजनेस की उम्मीद कर सकते हो कि बिना आईटी के कोई बिजनेस अच्छा ग्रो कर जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता।
तो टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन. It is essential that organization review their technology related controls to identify gaps and risk for continuous improvement and to ensure regulatory compliance. A strong control and security position will allow organization to build trust with their stakeholders. तो डिजिटल ऑडिट के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, इसको आप रीड ऑनली में कवर करेंगे. रीड ऑनली. की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट. इसके की फीचर्स क्या हैं? तो देखिए, जिस फ्लो में मैंने आपको समझाया था उसी फ्लो में लेके चलते हैं. डिजिटल ऑडिट अलाउज टू स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस एंड अलाउ कंट्रोल्स टू बी इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट द रिस्क. मिटिगेट करने का मतलब खत्म करना, कम करना, कंट्रोल करना, रिस्क को कंट्रोल करना. भाई मैंने एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं उनको देखा, उन ऑपरेशन को कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो, वो प्रोसेस क्या है, मैंने उसको देखा. उस प्रोसेस में अगर मुझे कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दिया कि भाई कंट्रोल या तो प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, या डिजाइन है बट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली ऐसे कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करवाना ताकि हम कंट्रोल कर सकें रिस्क को. कौन से रिस्क को? कंट्रोल रिस्क को. और अगर ऐसा करवाता हूं तो भाई अब आपका जो प्रोसेस को, किसी भी एंटिटी के ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस था, अल्टीमेटली वो हो जाती है यहां पर स्टैंडर्डाइज. आपका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हुआ है, मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है. डिजिटल ऑडिट विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू of the end-to-end processes and how technologies are utilized, controlled and optimized against the standard set. जो एनवायरनमेंट इतना तेजी से आपका चेंज होता है, मैनेजमेंट उसमें अपना आप को अपडेट रख पाता है. तो डिजिटल ऑडिट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस टू ऑडिटी मैनेजमेंट टू स्टे अपडेटेड इन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट. इवॉल्विंग का मतलब जो डेवलप हो रहा है, इतना तेजी से डेवलप होने वाले एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट अपडेट रहता है. अब बात है सर, ये अपडेशन कैसे होता है? तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आती हैं मैनेजमेंट को उनको अडॉप्ट करना होता है. तो डिजिटल ऑडिट एनकरेजेस द ऑडिटी टू एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मतलब होता है अलाउ करना, एक्सेप्ट करना द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू ऑडिटी टू स्टे अपडेटेड इन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट को एक हेल्प मिलती है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में. इट कैन हेल्प ऑडिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन. और एक पॉइंट आया था आपके ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल ऑडिट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ओपिनियन. दिस कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू अ मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट. और एक अच्छा एडवांटेज कि भाई अगर हम डिजिटल ऑडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो टाइम है, कॉस्ट है, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, इनमें काफी हद तक सेविंग आती है. कम टाइम में हम ज्यादा काम कर सकते हैं. भाई अगर ह्यूमन रिक्वायरमेंट कम होती है तो सैलरी मुझे कम पे करनी होगी, तो कॉस्ट की भी सेविंग होती है. तो टाइम की सेविंग होती है, कॉस्ट की सेविंग होती है, ह्यूमन एफर्ट्स इनकी सेविंग होती है. तो डिजिटल ऑडिट लीड्स टू सेविंग टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव टास्क. तो टाइम को, पैसे को और ह्यूमन एफर्ट्स को किसी और प्रोडक्टिव टास्क पर मैं मूव कर सकता हूं. ये नहीं कि मैंने किसी को भाई नौकरी से निकाल दे के जा, मुझे अब तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. भाई इस जगह पर मैंने आईटी की टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया, तो मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरे पैसे भी बच रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट्स भी बच रहे हैं. तो जो आपने बचाया है इसको किसी और जगह पर अब आप यूज कर सकते हो. क्लियर? समझ में आया नहीं आया? एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, और क्वेश्चन लगने के चांस अच्छे होंगे शुरू में 4 से 5 नंबर के लिए. सपोज अगर ये आ गया तो लिखकर आ सकते हो या नहीं लिख के आ सकते? सीक्वेंस देखो, कोई जिस सीक्वेंस में स्टडी मटेरियल है जरूरी नहीं है कि आपको सेम सीक्वेंस फॉलो करना हो. पॉइंट्स आप यहां पर ऊपर नीचे कर सकते हो, बिकॉज ये कोई स्टेप्स नहीं है कि पहले ये स्टेप होगा उसके बाद ये स्टेप होगा. पॉइंट्स आपके ऊपर नीचे हो, लेकिन अल्टीमेटली जो लिखा स्टडी मटेरियल में है वही आपको लिख के आना है. कैसे याद कर सकते हैं? 2-3 बार अगर रिपीट करेंगे. देखो आज के इस लेक्चर में आप शायद थोड़ा सा इस चीज को आप ऑब्जर्व करें कि मैं भी जो रिपीटेशन कर रहा हूं,
तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी ग्रिप में आ रही होंगी। और अगर नहीं आई है तो बेटा मैं लेक्चर में ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर पाऊंगा। लेक्चर पूरा होने के बाद, ओवर हो जाने के बाद, एक बार 2-3 बार अपने एंड पे जब आप चीजों को रिपीट करेंगे, चीजें दिमाग में सेट होंगी। एक बार चलिए और रिकॉल करवा रहा हूं। इनके प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं। कैसे कि भाई मैं इनको इंटरनल कंट्रोल रिकमेंड करता हूं कि ऐसे इंटरनल कंट्रोल को प्लीज आप इंप्लीमेंट करिए। तो ये वाला पॉइंट बना आपका, डिजिटल ऑडिट अलाउ टू स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस एंड अलाउ कंट्रोल्स टू बी इंप्लीमेंटेड टू मिटिगेट द रिस्क। मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है दो बातों का, एक तो अपने प्रोसेस को लेकर, दूसरा अपनी टेक्नोलॉजीज को लेकर। अगला पॉइंट कि भाई इतना जो रैपिडली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है आईटी का, मैनेजमेंट इसमें अपने आप को अपडेट रख पाता है। अब क्वेश्चन आया सर अपडेट कैसे रख पाता है, तो अगला पॉइंट आप बना दीजिए कि भाई जो जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू एडवांसमेंट्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है और अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर बेटा जी वो अपडेट रख लेता है। फिर जब मैं नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो उससे एक सेविंग हो रही है टाइम की, कॉस्ट की, ह्यूमन एफर्ट्स की, और इनको मैं किसी और प्रोडक्टिव टास्क में अब मैं इन चीजों को यूज कर सकता हूं। मैनेजमेंट को हेल्प मिल रही है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए। और एक एडवांटेज ऑडिटर भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए कि भाई इसकी भी जो ऑडिट की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। एक पॉइंट यहां पर देखिए आप और लिखा हुआ है, बट ये पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में कवर होता हुआ आपको दिखाई देगा। डिजिटल ऑडिट अलाउस पेव्स वे फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, कि भाई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के रास्ते खोलता है। तो भाई जब ये न्यू टेक्नोलॉजीज को ये अडॉप्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट देखा जाए तो यहां पर भी आया था कि डिजिटल ऑडिट एनकरेजेस द ऑडिटी टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो चाहे तो इस वाले पॉइंट को चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया था। द डिजिटल ऑडिट पेव्स वे फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक यूजेस ऑफ एनालिटिकल एंड ऑटोमेशन। समझ में आया? हाँ सर। और मैंने कहा था कि अगर आपको की फीचर समझ में आया तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट ये टॉपिक आपका फ्री हो जाएगा। इनको बेसिकली आईसीआई को अलग अलग करके देना ही नहीं चाहिए था। जो हमने की फीचर में पढ़ा है ये ही बेसिकली इसके एडवांटेजेस हैं। हेडिंग पढ़ के देखिए एक बार। एनहांस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि डिजिटल ऑडिट की वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वो बढ़ जाती है। ऑडिट की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लो कॉस्ट, क्योंकि भाई आपकी जो ह्यूमन एफर्ट्स थे, टाइम था, वो कॉस्ट थी वो यहां पर सेव हो रही थी, लोअर कॉस्ट। बेटर एनालिटिक्स एंड इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। तो एक बार इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग अगेन 4 to 5 मार्क्स। क्या है देखिए, एनहांस्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एनहांस का मतलब इंक्रीज होना। इंक्रीज एफिशिएंसी इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट। With the use of tools and automation techniques, auditee can standardize the process and routine tasks can be automated, like automating a reconciliation process that previously involved hours, increase efficiency and save time and cost। बात समझ में आ रही है? भाई हमारा जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हुआ, आईटी एनवायरनमेंट को हमने यहाँ पे शामिल किया, ऑटोमेशन को हमने शामिल किया। अब जो चीजें कहीं पहले मैनुअली काम करने में नंबर ऑफ आवर्स हमारे लग जाया करते थे, अब वो टाइम हमारे यहाँ पर नहीं लग रहा है। एग्जांपल दिया कि भाई हमने रिकंसिलेशन प्रोसेस को हमने ऑटोमेट कर दिया है, तो रिकंसिलेशन अब हमारा ऑटोमेटेड मोड पर अपने आप तैयार हो जाता है। आईटी एनवायरनमेंट यानी कि हमने एआई के टूल इसके अंदर शामिल कर दिए। अब यहां पर मुझे अलग से किसी ह्यूमन एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अलग से टाइम हमें यहां पर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताइए क्या आपका टाइम कम होगा? नहीं होगा। अगर टाइम कम हो रहा है किसी भी प्रोसेस में, अगर टाइम कम लगता है और अच्छी तरह से वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो बताइए क्या यहां पर आपकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? भाई कोई काम सपोज कि पहले करने में हमारे 10 से 15 घंटे लगते थे, ह्यूमन एफर्ट्स वहां पे होती थी, वही काम अब हमारा 2 या 3 घंटे में हो जाता है। अब 2 या 3 घंटे में अगर वही काम हो रहा है और उससे ज्यादा क्वालिटी के साथ हो रहा है,
भाई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है तो पहली बात एरर के चांस वहां पे कम हो जाते हैं, और एरर के चांस कम है इसका मतलब क्वालिटी हमारी वहां पे इंक्रीज हुई है। तो क्वालिटी आपकी बढ़ रही है, टाइम आपका गिर रहा है, तो क्वालिटी के बढ़ जाने पे बताइए क्या एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी? और वो एफिशिएंसी यानी कि जो क्वालिटी आपकी बढ़ी है, उसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट क्या हुई है? वहां पर कम हुई है, यानी कि काम हमारा अच्छा हो रहा है और कम टाइम में हो रहा है। तो काम का अच्छा होना, एफिशिएंसी हमारी बढ़ी, और कम टाइम में वो काम काम का हो जाना, इफेक्टिवनेस, वो आपका यहां पर इंक्रीज हुआ। तो डिजिटल ऑडिट से मैनेजमेंट को हेल्प मिली क्या? इंक्रीज करने में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर ऑडिट क्वालिटी। टेक्नोलॉजी कैन करेक्टली इवेलुएट massive volume of data quickly. This can assist auditor in determining the areas that require more testing, lowering the chance that serious misstatement or other problems would go unnoticed. भाई सोचिए कि पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालाइज करना, रेशियोज को एनालाइज करना, ट्रेंड को एनालाइज करना, पहले आपके ह्यूमन एफर्ट्स होते थे। लेकिन अब अगर मैं आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करता हूं, जस्ट लाइक एमएस एक्सेल है, ये भी एक तरह का आपका चीजों को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा आपका एक ऑडिटिंग का टूल है। अगर मैं ऑडिटिंग टूल जस्ट लाइक कि मैंने एक सॉफ्टवेयर को यूज करा है एनालिटिक्स के पर्पस के लिए, तो सोचिए कि आप एक बेटर एनालिटिक्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बेटर वे में आप रिस्क असेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैं बेटर वे में रिस्क असेस कर सकता हूं, बेटर वे में मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूं, यानी कि अपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेटर वे में परफॉर्म कर सकता हूं, रिस्क असेसमेंट मैं बेटर वे में परफॉर्म कर सकता हूं। तो अल्टीमेटली जो आपकी ऑडिट की क्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लोअर कॉस्ट, digital audit may shorten the time needed to complete an audit, which may lower the audit overall cost। भाई मेरा जो ऑडिट की कॉस्ट है, यहां पर आप मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, क्योंकि यहां पर जब मैं टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, चाहे मैनेजमेंट यूज कर रहा है या ऑडिटर यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से क्या हुआ, टाइम हमारा कम होता है, कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ह्यूमन एफर्ट्स वहां पे हमारे कम लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, यहां पर कॉस्ट आपकी लो हुई। और अभी जब मैंने बेटर ऑडिट क्वालिटी को आपको एक्सप्लेन किया, तो दो पॉइंट मैंने बार बार बोले। आप डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर वे में कर पाते हो, रिस्क असेसमेंट आप प्रॉपर वे में कर पाते हो। तो जब एक ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स प्रॉपर वे में कर पाता है, तो उसके ऑडिट की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगले दो पॉइंट, बेटर एनालिटिक्स एंड इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। Improved analytics capabilities can aid management and auditor in seeing trends and the patterns that may be challenging to spot manually। भाई आपका जो पिछले 15-20 साल के डेटा को अगर एनालाइज करना है कि भाई किस ट्रेंड से हम मूव कर रहे हैं, पैटर्न क्या है हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस का, प्रॉफिट का, लॉस का, सेल का, किस पैटर्न में मूव कर रहा है, तो शायद मैनुअली स्पॉट करना इतना आसान नहीं रहा। लेकिन अगर हमने वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करा है, तो बताइए क्या आपके प्रॉपर सिस्टम में डैशबोर्ड में प्रॉपर एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसी के बेसिस पे तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है कि मेरे पास प्रॉपर डेटा वहां पर अवेलेबल होता है। तो मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों को हेल्प करता है बेटर एनालिटिक्स एंड इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, creating a number of automation to assist with the audit process and streamlined testing improve the risk assessment procedure। तो SA 315 में जो आपके आरएपी होते हैं वो मेरे यहां पर इंप्रूव हो जाते हैं। टोटल बच्चे जी ये 5 हेडिंग है आपकी। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ये ही हेडिंग के साथ अपना कंटेंट लिख के आना होगा। कंटेंट आप अपनी सिंपल लैंग्वेज वहां पे आप यूज कर सकते हो, की पॉइंट्स को बस आप रिप्लेस मत करना, की पॉइंट्स को साथ में लेते हुए अपनी लैंग्वेज में आप अपना पॉइंट आप लिख के आइए। लेकिन हेडिंग्स जो आ रही है, ये 5 हेडिंग, इनको बच्चे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये 5 हेडिंग आपको अल्टीमेटली याद करनी है। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसके लिए कोड आप लिखेंगे ABCDE, ए बी सी डी एंड ई। डी पे आप क्रॉस कर देंगे, डी पर कुछ भी नहीं है। तो ए बी सी और ई आपको याद करना है। तो ए से आपके दो पॉइंट्स बनेंगे, एनालिटिक्स, बेटर एनालिटिक्स एंड रिस्क असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट, दो पॉइंट आपके यहां से।
A is for analytics and A is for assessment, that is risk assessment. याद कर सकते हैं? हाँ सर, A for analytics and A is for risk assessment. फिर बात करते हैं B से, B is for better audit quality. तो जिसको मैं A में शामिल कर लेता, A is for audit quality, लेकिन मुझे बस एक कोड आपको देना था ताकि आप चीजें रिकॉल कर पाओ, A B C D E. तो डी पे कुछ भी नहीं है, बाकी ए बी सी और ई आपको याद करना है. ए पर क्या आएगा, आपके 2 पॉइंट आएंगे, एक एनालिटिक्स को लेकर, बेटर एनालिटिक्स, एंड द सेकंड वन इज इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट. बी इज फॉर बेटर ऑडिट क्वालिटी, सी इज फॉर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, एंड ई इज फॉर एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. 5 पॉइंट हैं, याद हो सकते हैं या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल हो सकते हैं. तो डिजिटल ऑडिट के 2 क्वेश्चन बच्चे जी अभी तक हमने तैयार किए. एक हुआ इसके की फीचर्स का और दूसरा हुआ इसके एडवांटेजेस का. की फीचर, चलो एक बार फिर से नालायकों में आपके लिए रिपीट कर देता हूं. की फीचर क्या था? सबसे पहले हमने बात की थी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना अलाउ होता है. प्रोसेस स्टैंडर्डाइज कैसे होगी? तो प्रोसेस में जो कंट्रोल वीक थे वैसे कंट्रोल में वहां पर इंप्लीमेंट करवा दूंगा. एक पॉइंट आपका बन गया था. दूसरा, मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल रहा था अपनी एंड टू एंड उनके प्रोसेसेस का और उनकी टेक्नोलॉजीज का, कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट करते हो, यूटिलाइज करते हो. इसके बाद जो रैपिडली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट था, मैनेजमेंट अपने आप को उसमें अपडेट रख पाता है. ये अपडेशन कैसे होता है? तो भाई जो न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एडवांसमेंट आते हैं, मैनेजमेंट उनको अडॉप्ट करता है. मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर. यहां पर अगर हम डिजिटल ऑडिट हो रही है तो मैनेजमेंट को एक हेल्प ये मिल जाती है कि भाई उनकी जो कॉस्ट है, उनके जो आवर्स हैं, ह्यूमन पावर्स हैं, वो वहां पर कम हो जाती हैं. एक पॉइंट आ गया था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनकी जो ऑडिट की क्वालिटी है वो इंक्रीज वहां पर हो जाती है. ये तो हुआ था की फीचर. अब की फीचर अगर समझ में आया था, तो जो एडवांटेजेस हैं वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए नहीं रहा. काफी चीजें यहीं से ही हमारी लिंक होती हुई दिखाई दी कि डिजिटल डिजिटल ऑडिट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो ए बी सी डी ई आपको याद करना है, डी पे फिर आपको क्रॉस कर देना है. ए इज फॉर बेटर एनालिटिक्स, फिर आपका जो रिस्क असेसमेंट है वो इंप्रूव हो जाता है, इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट. बी इज फॉर बेटर ऑडिट क्वालिटी, सी इज फॉर लोअर कॉस्ट, डी पर कुछ भी नहीं होगा, एंड ई फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये एनहांस्ड हो जाते हैं. तो एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. 5 पॉइंट हैं, लिख के आ सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली हम लिख के आ सकते हैं. नाउ इसका तीसरा टॉपिक, हमारा डिजिटल ऑडिट का तीसरा टॉपिक क्या है? कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट. चाहो तो बच्चे इसमें आप नंबरिंग कर लेना, कभी सोचो ये हेडिंग कहां कहां से आ रही है. तो की फीचर को मैं कह रहा हूं आपका फर्स्ट टॉपिक, मैंने इसको मार्क कराया, की फीचर्स. इसके बाद एडवांटेजेस था, ये हमारा सेकंड टॉपिक हुआ. नाउ डिजिटल ऑडिट को लेकर ये हमारा तीसरा टॉपिक, और ये टॉपिक भी एग्जाम में आपके लिए 4 से 5 नंबर का बच्चे हो सकता है. कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, कि डिजिटल ऑडिट के लिए क्या क्या कंसिडरेशन होने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस जनरली यहां पर आ जाते हैं. सम कंसिडरेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन माइंड while using digital technique and automation are. देखो यहां पर इन्होंने हेडिंग दी है कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, जबकि मैं बोलूंगा कि डिजिटल ऑडिट का चैलेंज, डिजिटल ऑडिट की जो कंसिडरेशन है, सोचिए बच्चे जरा ये, क्या ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है या ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है? पहले क्वेश्चन को सीधा बस नंबर 3 पॉइंट लिखवा दिया, सीधा अभी पढ़ना रटना स्टार्ट मत कर देना. पहले जरा टॉपिक को फील करिए कि टॉपिक कहना क्या चाहता है. आज के 2 टॉपिक मैं उम्मीद कर सकता हूं बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आपको समझ में आ चुके होंगे. फर्स्ट वन की फीचर एंड द सेकंड वन इज एडवांटेज. मैं आज के लेक्चर के तीसरे टॉपिक पर हूं, डिजिटल ऑडिट के, और हेडिंग आ रही है यहां पर कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट. ये कंसिडरेशन, ये चैलेंजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर? डिजिटल ऑडिट
करता कौन है? डिजिटल ऑडिट कर कौन रहा है? सर ऑडिट तो ऑडिटर कर रहा है, लेकिन ये जो मेन कह सकते हो कि कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस है, ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो कहने को कहीं ना कहीं डिजिटल ऑडिट को अगर मैं रिप्लेस करूं डिजिटल टेक्निक से, तब शायद ये हेडिंग आपको अच्छा समझ में आए। कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल टेक्निक, मतलब कि मैनेजमेंट अपने यहां पर डिजिटलाइजेशन करना चाहता है। मैनेजमेंट अपने यहां पर डिजिटलाइजेशन करना चाहता है, तो उनके लिए क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट को किन किन चैलेंजेस को फेस करना होगा। बात समझ में आ रही है? तीसरा टॉपिक है बेटा जी हमारा कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। जबकि डिजिटल ऑडिट अगर देखा जाए तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसिडरेशन या चैलेंजेस होनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होके ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि एक एंटिटी अपने यहां पर डिजिटलाइजेशन करना चाहती है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस है और आपका जो बिजनेस है आप वहां पर डिजिटलाइजेशन करना चाहते हो, यानी कि आप अपने यहां पर एक आईटी एनवायरनमेंट को अपने यहां पर इवॉल्व अप डेवलप करना चाहते हो। आपके यहां पर क्या क्या चैलेंजेस होंगी, आपके यहां पर क्या क्या कंसिडरेशन होंगी, टॉपिक ये है। इन्होंने हेडिंग में ना यूज कर लिया डिजिटल ऑडिट। तो कई बार ऐसा लगता है इसको केवल अगर आप इतना पढ़ेंगे तो इतना पढ़ के केवल ये साउंड करता हुआ दिखाई देगा कि अच्छा ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि एक ऑडिटर को डिजिटल ऑडिट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या ये एक ऑडिटर को डिजिटल ऑडिट करते हुए किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। जबकि बात गलत है, ये टॉपिक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये टॉपिक मेनली आपके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक मैनेजमेंट आईटी एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करना चाहता है, वो अपने यहां पर डिजिटलाइजेशन करना चाहता है। तो एंटिटी के मैनेजमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। टॉपिक आप उम्मीद कर सकता हूं कि रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ रही होगी। हाँ सर, सम कंसिडरेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन माइंड while using digital technique and automation are: first one, know what business benefits the organization want to achieve with automation। फिर सोचिए कि मैं अपने बिजनेस में अगर ऑटोमेशन लगवाना चाहता हूं, एआई, तो अगर मैं आज के टाइम पर कोई ऑटोमेशन लगवाना चाहता हूं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं यूज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले देखिए कि ऐसा करने से मेरे बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा। ओके, देखो जो लाला लोग होते हैं बेटा वो कोई भी काम हवाबाजी में नहीं करते। सिंपल सी बात है, कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो बेटा, पैसा खर्च अगर वो कर रहा है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए कर रहा होगा ना। तो अगर सोचिए कि हम अपने यहां पर ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं, तो पर्पस क्या है कि आप ऐसा ऑटोमेशन चाहते क्यों हो। सबसे पहले यह देखना होगा कि मैनेजमेंट को क्या बिजनेस बेनिफिट मिलते हैं इस ऑटोमेशन के जरिए। नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट, की पॉइंट्स को मैं थोड़ा अभी हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर। फोकस करना है हमें बिजनेस बेनिफिट क्या होगा अगर हम ऑटोमेशन को या डिजिटलाइजेशन को अगर हम अपने यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव विद द ऑटोमेशन। बात समझ में आई? हाँ सर, बिजनेस बेनिफिट क्या होगा भाई, हम चाहेंगे कि हमारे यहां पर जो ट्रांजैक्शन है वो रैपिडली मूव करें, बहुत फास्ट मैनर में हम काम कर सकें। भाई आज अगर देखा जाए तो सपोज कि कोई भी आप ऐप सोचिए, अगर सोचिए कि अगर आज के टाइम पर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ना हो, तो बैंकिंग ऑपरेशन आपको ब्रांच में फिजिकली जाके एग्जीक्यूट करने होंगे। लेकिन जब से ये ऑटोमेशन हुआ, ऑटोमेशन का मतलब क्या कि भाई ट्रांजैक्शन आपकी रियल टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। तो अगर आज के टाइम पे मुझे कोई फंड ट्रांसफर करना है, आपकी ही क्लास लेते लेते अगर सपोज मुझे किसी को फंड ट्रांसफर करना है, क्या मैं इजीली फंड ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हो भाई। बिजनेस का बेनिफिट क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, हमारे बिजनेस के जो ऑपरेशन होंगे वो बढ़ जाएंगे, ये बिजनेस का बेनिफिट होगा। तो मैनेजमेंट प्लीज पहले आप एक होमवर्क करिए कि जो ऑटोमेशन आप चाह रहे हो उस ऑटोमेशन से क्या बिजनेस का बेनिफिट होगा, पहले उसको आप विजुलाइज कीजिए। सोचिए कि ऑटोमेशन से क्या बिजनेस का बेनिफिट आप एक्सपेक्ट करते हो। नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव विद द ऑटोमेशन।
अब चलिए हमने सोच लिया कि भाई इस ऑटोमेशन से हमें ये बिजनेस के बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन ऑटोमेशन को लगाने से पहले मैनेजमेंट को एक काम और करना पड़ेगा। थिंक पीपल फर्स्ट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेंज इज डिफिकल्ट। कि भाई साहब, आप ऑटोमेशन को लगाने से पहले अपने जो लोग हैं, पीपल का मतलब जो आपका स्टाफ है, आपके बिजनेस का जो स्टाफ है, उसके बारे में आप सोचिए। बिकॉज बिकॉज आप किसी भी चेंज को, कोई भी चेंज करना इतना इजीली हो जाएगा, ये इतना इतना सिंपल बात नहीं है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट, इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करना कि भाई चेंज करना डिफिकल्ट है। चेंज करना डिफिकल्ट है, इस वाली बात को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। मुझे रिकॉल है कि जब इंडिया में कभी कंप्यूटर सिस्टम बैंक में आए थे, बहुत पहले की बात है, 90s के आसपास की बात है, तो उस टाइम पर बैंक के जो एम्प्लॉइज थे भाई साहब, वो स्ट्राइक पर बैठ गए थे। बोले नहीं, ये तो नौकरियां खा जाएंगे। ये अफवाहें फैलाई गई थी कि भाई कंप्यूटर आ जाने पर आप सबकी नौकरी चली जाएगी। और कई बार तो चलो नौकरी जाने का डर नहीं था, लेकिन ये था कि भाई हम ये चीजें सीखेंगे कैसे। बिकॉज एक लंबे टाइम तक हमें रजिस्टर पर, बुक्स पर काम करने की आदत डली हुई थी, और अब आप ये चाहते हो कि हम अपने आप को अपडेट करें, चेंज लेके आए, और हम काम करें किसके ऊपर, इस आईटी एनवायरनमेंट के अंदर। भाई लोगों के बारे में भी सोचिए, बिकॉज किसी भी चीज को चेंज करना इतना सिंपल टास्क नहीं होगा। अगर मैं अपने यहां पर ऑटोमेशन को लेके आता हूं, तो बताइए क्या स्टाफ में इस बात को लेके एक घबराहट होगी या नहीं होगी कि शायद नौकरी ना चली जाए हमारी। क्योंकि जब कोई चीज, और जब एक ऑटोमेशन बिजनेस में आता है, तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई हमारे जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, टाइम है, कॉस्ट है, वो कम हो जाती हैं। तो किसी भी एनवायरनमेंट को चेंज करना इतना सिंपल टास्क नहीं होगा। अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टाफ के बारे में भी पहले आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर एक एंटिटी अपने यहां पर एक डिजिटलाइजेशन को इंप्लीमेंट करवाना चाहती है, तो भाई किन किन बातों को मैनेजमेंट को सोचना होगा। सबसे पहला भाई, क्या बिजनेस का बेनिफिट होगा, हम पहले ये सोचेंगे। ठीक है, काम तो बाद में करेंगे, बट इस काम से क्या चीजें हो सकती हैं, बिजनेस बेनिफिट क्या होगा, पहले वो तो आप डिसाइड करिए। उसके बाद चलिए, बिजनेस का बेनिफिट तो मुझे दिखाई दिया, बहुत अच्छा खासा होगा, लेकिन अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी पहले आपको सोचना होगा। बिकॉज आप इस वाली बात को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि चेंज करना तो भाई साहब डिफिकल्ट होगा। तो थिंक पीपल फर्स्ट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेंज इज डिफिकल्ट, टारगेट द राइट प्रोसेस। पर हमें एक राइट प्रोसेस को टारगेट करना होगा, बिकॉज ये ही आपके ऑटोमेशन का की होगा। अगर आपने सपोज राइट प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं किया, तो उस केस में शायद आपका जो ऑटोमेशन थे, जो आप बिजनेस के बेनिफिट आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये बिजनेस के बेनिफिट होंगे, शायद वो बेनिफिट को आप अचीव ना कर पाओ, अगर आपने एक राइट प्रोसेस को अगर आपने टारगेट नहीं किया। तो बिजनेस का बेनिफिट क्या होगा ऑटोमेशन के जरिए, वो हमें सोचना है। दूसरा भाई, मुझे अपने स्टाफ, अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा, बिकॉज ये चीजें चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, इस वाली बात को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर मुझे सोचना है, टारगेट करना है कि भाई एक राइट प्रोसेस क्या होगा, बिकॉज ऑटोमेशन का सक्सेसफुल होना इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कितना स्मूथली निकल गया। अगर आपने ऑटोमेशन तो लगाया, लेकिन प्रोसेस आपका ठीक नहीं था, तो ऑटोमेशन आपका फेलियर हुआ। और ऑटोमेशन का फेलियर है, तो भाई बिजनेस के बेनिफिट को फिर आप जो अचीव करने की बात आप सोच रहे थे, वो चीजें अब यहां पर अचीव नहीं हो सकती। अब इसी से ही लिंक करेंगे, जो हमने राइट प्रोसेस को टारगेट किया था, एंश्योर द प्रोसेस वर्क्स। भाई एंश्योर करिए कि ये प्रोसेस काम करेगा। कैसे? ऑटोमेशन से पहले हम इसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करेंगे, एंड इट इज स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑटोमेटिंग। बात समझ में आ रही है? भाई हमें देखना है कि बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होंगे इस ऑटोमेशन के जरिए, अपने लोगों के बारे में मुझे सोचना है, फिर एक जो राइट प्रोसेस होगा वो टारगेट करना है, ताकि भाई जो ऑटोमेशन है वो मेरा सक्सेसफुली हो सके। बस ऑटोमेशन का सक्सेसफुली होना इस बात पे डिपेंड करेगा आपका प्रोसेस कितना सही है। जो प्रोसेस आपने टारगेट किया था, मुझे इंश्योर करना है कि भाई ये प्रोसेस काम करेगा, और इस प्रोसेस को आपको प्रॉपरली क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब प्रोसेस में प्रॉपरली कंट्रोल्स लगाइए। प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब उस प्रोसेस में जहां जहां कंट्रोल्स होने चाहिए, उन कंट्रोल्स को आप लगाइए। ऑटोमेशन करने से पहले
अगर आपने अपने प्रोसेस में कंट्रोल नहीं लगाए तो आपका ऑटोमेशन बेटा जी उस समय आपका वीक ही रहेगा। डोंट फॉरगेट अबाउट द गवर्नेंस एंड द साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इन द रिस्क फ्रेमवर्क। ठीक है, आपके यहां पर एक अच्छा ऑटोमेशन का एनवायरनमेंट बना, लेकिन आपका यहां पे प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस का मतलब कि भाई इसको देखना कि भाई हमारा ऑटोमेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसमें ऑटोमेशन में प्रॉपरली एक हिरार्की को तैयार करना, प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉइज को जो इस ऑटोमेशन को लेकर रेस्पॉन्सिबल होंगे, हर एक की पॉलिसी सेट करना कि आपको क्या काम करना होगा। डेटा सिक्योरिटी के प्रॉपरली आपके प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि भाई साहब अगर आपने डिजिटलाइजेशन पे काम करा हुआ है, आपने ऑटोमेशन पे काम किया हुआ है, तो आपके डेटा की प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनकेस अगर आपकी डेटा की सिक्योरिटी नहीं है और डेटा आपका एनक्रिप्ट हो गया, सपोज कि कोई एक मेलवेयर आया और उसने आके आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया या डेटा को करप्ट कर डाला, तो उस केस में आप अपने बिजनेस का ऑपरेशन कैसे कर पाओगे? भाई सपोज अगर मैं आज अगर एसबीआई की ऐप को यूज कर रहा हूं, मेरा एसबीआई में अकाउंट है और मैं एसबीआई की एक ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहता हूं, लेकिन सपोज कि किसी हैकर ने एसबीआई के सर्वर को हैक कर लिया, तो बताइए क्या मैं अब कोई भी ऑपरेशन, क्या मैं कोई भी ट्रांजेक्शन क्या एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए एग्जीक्यूट कर सकता हूं? नहीं कर पाऊंगा, सर्वर अवेलेबल नहीं होगा। तो भाई अगर काम ऑटोमेशन में होता है तो डेटा की सिक्योरिटी के प्रॉपर फीचर्स, प्रॉपर फ्रेमवर्क आपके यहां पर होने चाहिए। क्लियर? एक पॉइंटर बचता है इसके अंदर कि ऑटोमेशन अपने आप में भाई स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। यह आपकी डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का केवल एक हिस्सा है। कभी सोचो कि ऑटोमेशन अपने आप में कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस है? आंसर इज नो। ऑटोमेशन अपने आप में आपका पूरा एक बिजनेस का स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है। ये जो आपको अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना है, ये केवल उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ऑटोमेशन अपने आप में कोई स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं होता। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। यानी ऑटोमेशन आपका हुआ, लेकिन डिजिटलाइजेशन को लेकर प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं बनाई है तो ऑटोमेशन आपका वीक रहेगा। तो ऑटोमेशन अपने आप में कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है। यह आपकी ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का केवल एक इंटीग्रल पार्ट है। इन चीजों के बारे में आपको सोचना है। 3 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं ये डिजिटल ऑडिट पर। 2 क्वेश्चन रिपीट मोड पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सर इसको भी याद करने का कोई तरीका मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, देखिए ध्यान से। आप याद करेंगे इसमें पहले बीपीआर, बीपीआर, और फिर पॉइंट याद करेंगे आप एक गवर्नेंस का, गवर्नेंस। व्हाट इज बी? इज फॉर बिजनेस बेनिफिट। ऑटोमेशन से क्या बिजनेस बेनिफिट मिलेगा, पहले इसको आप निकालिए। फिर पीस फॉर पीपल, थिंक पीपल फर्स्ट। अपने जो स्टाफ है उनके बारे में भी आपको पहले सोचना होगा, बिकॉज आप चेंज को अंडर एस्टिमेट मत करना कि चेंज करना इतना आसान हो जाएगा, काम आसानी से हो जाएगा, या आप गलत एस्टिमेट कर रहे हो। किसी भी एनवायरनमेंट को चेंज करना भाई साहब अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अपने लोगों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी होगी। अब सोचो कि पहले एनवायरनमेंट कुछ और अब का एनवायरनमेंट कुछ और मैं अगर अपने स्टाफ के बारे में सोच ही नहीं रहा, उनको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूं, तो सोचिए कि जो आप एक ऑटोमेशन का सपना लेके बैठे हो, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? देन आंसर इज नो। फिर आपको देखना है कि भाई एक राइट प्रोसेस क्या होगा, उसको आपको टारगेट करना है। आर इज फॉर राइट प्रोसेस, आर इज फॉर राइट प्रोसेस। आपको राइट प्रोसेस को टारगेट करना है, बिकॉज ये एक सक्सेसफुल ऑटोमेशन की है। अगर आपका प्रोसेस का तरीका, प्रोसेस अगर आपका सही नहीं है, तो ऑटोमेशन का आपका फेलियर होगा। और प्रोसेस से एक पॉइंट और आपका बनेगा, जब ये आर पॉइंट मैं आपका बोल रहा हूं इस जगह पर, तो इस चीज के साथ एक पॉइंट और आप लिंक करेंगे, एंश्योर द प्रोसेस वर्क्स। भाई मुझे एक राइट प्रोसेस को टारगेट करना है, मुझे एक राइट प्रोसेस को टारगेट करना है। अब राइट प्रोसेस को तो टारगेट कर लिया, लेकिन जो राइट प्रोसेस है उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा, यानी उसको आपको पेपर पे एक बार उतारना होगा। भाई इस प्रोसेस में कहां कहां पर कैसे कैसे कंट्रोल लगाने की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा ऑटोमेशन करने से पहले। तो एंश्योर द प्रोसेस वर्क्स,
एंड इट इज स्टैंडर्डाइज बिफोर द ऑटोमेटिंग। जब इतना हो जाए तो इसके बाद एक पॉइंट बीच में आप ये लगा देना कि भाई जो ऑटोमेशन है ये अपने आप में स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है। ऑटोमेशन अपने आप में एक स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है। ये तो जो आपकी प्रॉपर एक ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी है, ये केवल उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये अपने आप में एक स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बात बोलने के बाद फिर लास्ट में हम बात करेंगे गवर्नेंस और आपके डेटा सिक्योरिटी की। तो बी पी आर एंड देन गवर्नेंस। लेकिन आर का जब पॉइंट आएगा तब इस जगह पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बी फॉर बिजनेस बेनिफिट, क्या अपने अपने लोगों के बारे में सोचना होगा। थिंक पीपल फर्स्ट, इस बात को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे कि चेंज करना डिफिकल्ट होगा, इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। राइट प्रोसेस को टारगेट करना है, बिकॉज यही आपके ऑटोमेशन का, एक सक्सेसफुल ऑटोमेशन का आपका की होगा। फिर जब हमने बात करी है राइट प्रोसेस की, तो एंश्योर करेंगे कि ये प्रोसेस काम करेगा। कैसे? ऑटोमेशन करने से पहले इस प्रोसेस को हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब ऑटोमेशन आपका ऑलमोस्ट देखा जाए तो रेडी है, लेकिन भाई ये मत उछलने लगना कि भाई आपके बिजनेस का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया ना। ऑटोमेशन आपका कोई कह सकते हो स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं होता। यह आपकी डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का केवल एक हिस्सा है, अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। एंड द लास्ट वन, गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के लिए आपकी प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए। 3 टॉपिक डिजिटल ऑडिट के हमने यहां पे कवर किए। एक बार फिर से नालायक को इन तीनों को रिवाइज करा देता हूं। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिजिटल ऑडिट पे कवर किया, डिजिटल ऑडिट पर पहला टॉपिक जो हमने कवर किया वो था की फीचर्स। की फीचर्स एग्जाम में टॉपिक की फीचर का सकता है। की फीचर में क्या था कि भाई जिस सीक्वेंस में शुरू में लिया था सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कि यहां पर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प मिलती है। यानी डिजिटल ऑडिट अलाउ करता है प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने में। कैसे होता है कि भाई जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए थे मैं वो रिकमेंड करता हूं, उनके कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करवा देता हूं मैं रिस्क को मिटिगेट करने के पर्पस के लिए। ठीक। सेकंड, मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाता है अपने एंड टू एंड ऑपरेशंस का, प्रोसेस का एंड टेक्नोलॉजीज का। फिर जो एक इवॉल्विंग एनवायरनमेंट है आईटी का, मैनेजमेंट उसमें अपने आप को अपडेट रख पाता है। कैसे? जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती है मैनेजमेंट बेटा जी उनको अडॉप्ट कर पाता है। ठीक। नाउ मैनेजमेंट को एक हेल्प मिल जाती है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए। यहां पर एक सेविंग होती है टाइम की, कॉस्ट की एंड ह्यूमन एफर्ट्स की। एक पॉइंट आया था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मेरी ऑडिट की जो क्वालिटी होती है वो यहां पे इंक्रीज हो जाती है। ये तो थे इसके की फीचर्स। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था इसका एडवांटेजेस। किसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एडवांटेजेस के लिए मैंने कहा था आपको याद करना है ए बी सी डी एंड ई, फिर डी पे कांटा लगा देंगे। नाउ ए पे 2 पॉइंट थे हमारे, बेटर एनालिटिक्स एंड इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट। बी इज फॉर बेटर ऑडिट क्वालिटी। सी फॉर लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये थे इसके एडवांटेजेस। फिर आया था भाई कंसिडरेशंस। कंसिडरेशंस या चैलेंजेस एंड चैलेंजेस डिजिटल ऑडिट में। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपसे ये डिस्कस किया कि भाई थोड़ा सा इसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि डिजिटल ऑडिट परफॉर्म करने में मेरी क्या क्या कंसिडरेशन होंगी, डिजिटल ऑडिट परफॉर्म करते हुए मैं किन किन चैलेंजेस को फेस करूंगा। लेकिन यहां पर ये टॉपिक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना होके ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि कहीं ना कहीं बात है कि डिजिटल ऑडिट की जगह पर शायद इनको स्टडी मटेरियल में वर्ड यूज करना चाहिए था डिजिटल टेक्निक। कि डिजिटल टेक्निक को एडॉप्ट करने से पहले यानी कि ऑटोमेशन करने के टाइम पर मैनेजमेंट की कंसिडरेशंस क्या क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। तो ध्यान देना है बेटा इस चीज का, एग्जाम में मुझे पता है गलती के चांस इस जगह पर हो सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस
इन केस ऑफ डिजिटल ऑडिट, तो मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आ जाएंगे, जबकि यहां पर जो आपका आंसर है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो डिजिटल टेक्निक या ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने के टाइम पर मैनेजमेंट की क्या क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, या मैनेजमेंट को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए एक कोड आपको दिया, बी पी आर एंड देन गवर्नेंस। गवर्नेंस, लेकिन जब आप इस आर पे आएंगे थोड़ा सा यहां पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, बिकॉज दो पॉइंट इसके साथ कनेक्टिविटी के साथ आएंगे। तो भाई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम देखेंगे कि भाई ऑटोमेशन से कैसे कैसे बिजनेस के बेनिफिट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं। फिर पीपल, लोग, स्टाफ, आपके जो बिजनेस के स्टाफ है इनके बारे में आपको सोचना है, थिंक पीपल फर्स्ट। और इस बात को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना कि चेंज करना डिफिकल्ट होगा, इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करना, भाई चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। टारगेट करना है आर इज फॉर राइट प्रोसेस, मुझे राइट प्रोसेस को टारगेट करना है, बिकॉज ये ही आपके सक्सेसफुल ऑटोमेशन का एक की होगा। जो आपका प्रोसेस है मुझे ये भी इंश्योर करना है कि ये प्रोसेस काम करेगा। कैसे? ऑटोमेशन से पहले हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे ना। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि आपका अगर एक अच्छा प्रोसेस अगर आपने डिजाइन कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि अब आपका ऑटोमेशन ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन ऑटोमेशन आपका एक स्टैंड अलोन सॉल्यूशन नहीं है, यह आपकी ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का केवल एक इंटीग्रल पार्ट होगा। एंड द लास्ट वन इज गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी। गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी कि प्रॉपर एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सेट करना होगा। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर का मतलब प्रॉपर एक हिरार्की मुझे बनानी होगी, उसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होंगे, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज प्रॉपर मैं उनको असाइन करूंगा। एंड डेटा सिक्योरिटी का प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होगा कि कैसे मुझे डेटा की सिक्योरिटी को एंश्योर करना है, यानी कैसे कैसे कंट्रोल्स मैं डेटा की सिक्योरिटी को लेकर, जैसे एक्सेस कंट्रोल होगा, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल होगा, ये सारे चीजों का भी मुझे ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि भाई ऑटोमेशन तो आपका अच्छा हो गया लेकिन आपकी डेटा की सिक्योरिटी अगर वीक हुई तो बेटा कल को कोई भी रिमोट लोकेशन पे बैठ के आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, आपकी प्रोग्रामिंग, आपका प्रोसेस, उसको वो चेंज कर सकता है। प्रोसेस चेंज हो गया तो आपका ऑटोमेशन तो बेटा वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। तो डेटा की सिक्योरिटी का प्रॉपर फ्रेमवर्क, इन चीजों की प्रॉपर पॉलिसी आपके यहां पे डिजाइन होनी चाहिए। तो टोटल ये 3 टॉपिक हैं आपके डिजिटल ऑडिट के अंदर, और इनमें से कोई भी टॉपिक एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आपसे पूछ सकता है। टॉपिक समझ में आया? हाँ सर, टॉपिक तो समझ में आया। 3 टॉपिक हमें अच्छा समझ में आए। अगला टॉपिक है हमारा, ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा आपको झटका लगेगा। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया, ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। टॉपिक चल रहा था हमारा कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। तो शुरू में जो इन्होंने बात करी है, ये वाली बातें, ये आपकी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब बात करते हैं हम यहां पर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप डिजिटल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या क्या कंसिडरेशन, क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए हो सकते हैं। सोचिए ध्यान से। मैं एक एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने के लिए गया। जब मैं एंटिटी के यहां पर ऑडिट करने के लिए आता हूं तो मुझे मालूम चलता है कि भाई लास्ट ईयर जब मैंने इनके यहां पर ऑडिट की थी तब यहां पर इनका ऑटोमेशन कुछ और तरीके का था। लेकिन हमें पता है कि भाई आईटी एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली क्या होता है, चेंज होता है। नए नए तरह के रिस्क आते हैं, उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए नए नए तरह के कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है। अब सोचिए कि जब मैं एक रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में हूं, इसको जरा 315 से लिंक करते हैं, कि जब मैं एक रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में हूं, व्हाट इज कॉल्ड रेकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, जहां पर आप जहां पर कि आपने लास्ट ईयर भी ऑडिट की थी और करंट ईयर में फिर से अगर आप ऑडिट करते हो, देन दिस ऑडिट इज कॉल्ड एज रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। अब सोचिए कि फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मिस्टर एक्स ने ऑडिट की थी एक एंटिटी, सपोज ए लिमिटेड की, ठीक है। 22-23 में भी ऑडिटर मिस्टर एक्स ही थे, और 23-24 में भी यहां पर मिस्टर एक्स ही काम करने के लिए अपॉइंट हुए हैं। क्या एक रेकरिंग ऑडिट है, नहीं है? यस। अगर मैं 23-24 की बात करता हूं
तो भाई 22-23 में भी काम मिस्टर एक्स ने ही किया था, तो ये इनके लिए एक रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट है। अब सोचिए कि जो 22-23 में जो इनका एक ऑटोमेशन रहा था, जिस टाइम पे मैंने 22-23 में ऑडिट की थी, और जब मैं आप 23-24 में ऑडिट करने के लिए आया हूं, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि ये ऑटोमेशन सेम हो, या ऑटोमेशन में चेंजेस हो सकते हैं? बात समझना ध्यान से। अभी जो हम बात कर रहे थे कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस, हमने बात की थी यहां पर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पर हमने याद कर लिया था, चलिए, बीपीआर एंड गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी। लेकिन अभी इसी टॉपिक को कि भाई डिजिटल ऑडिट में कर रहा हूं, तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि भाई ऑडिटर के लिए क्या क्या कंसिडरेशन, ऑडिटर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं इस जगह पर आपको कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मिस्टर एक्स ने ऑडिट की। नाउ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिस्टर एक्स ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, ये हुआ इनका एक रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट। और मुझे पता है कि आईटी एनवायरनमेंट बहुत रैपिडली इवॉल्व होता है, बहुत रैपिडली चेंज होता है। इवॉल्व होने का मतलब कि भाई इंक्रीजिंग ट्रेंड पे जाना, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे नहीं। इवॉल्व हो रहा है इसका मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर। अब जब इतना रैपिडली डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब आईटी से रिलेटेड नए नए थ्रेट्स, नए नए रिस्क बिजनेस में आते होंगे, और उनको मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नए नए तरह के कंट्रोल्स मैनेजमेंट लगाता होगा अपने आप को अपडेट करने के लिए। तो क्या ये जरूरी है कि जैसा ऑटोमेशन मुझे लास्ट ईयर मिला था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, सेम वैसा ही ऑटोमेशन आपको इस साल भी मिले? सेम ऐसा ही ऑटोमेशन आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी मिले, क्या ये जरूरी है? आंसर इज नो। क्या ऑटोमेशन में चेंजेस हो सकते हैं? तो क्या ये जरूरी है कि ऑटोमेशन सेम हो? आंसर इज नो। क्या ऑटोमेशन में चेंजेस हो सकते हैं? आंसर इज यस। ऑटोमेशन में तो भाई साहब बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। और जिसका ऑटोमेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा भाई साहब पक्का तेरे यहाँ पे कोई ना कोई रिस्क है कि तू अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा शायद। तो ऑटोमेशन में चेंजेस तो भाई साहब होते हैं। अब जब ऑटोमेशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो बताइए क्या इसका असर मेरे रिस्क असेसमेंट के ऊपर, मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है मैंने कि अगर ऑटोमेशन में चेंजेस है, अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में चेंजेस है, तो क्या इसका असर ऑडिटर के 315 एंड 330 पर पड़ेगा या नहीं? क्वेश्चन ये है कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में चेंजेस है, अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में चेंजेस है और ये जनरली होगा, तो क्या इस चीज का असर, भाई मैं रिकरिंग ऑडिट में हूं, तो क्या 315 और 330 पर इस बात का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिकॉज देखो, अगर कंट्रोल के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, तो मुझे हर साल 315 कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल की टेस्टिंग को दोबारा से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसए 330 भी कहता है कि भाई ठीक है, अगर कंट्रोल का एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट आप कंट्रोल की टेस्टिंग करते हुए निकल जाइए। लेकिन अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स, नए नए तरह के कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसका असर आपके 315 और 330 पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली यस, इसका असर आपके 315 और 330 पर पड़ेगा। लेकिन आपको अपना रिस्क असेसमेंट अपडेट करना होगा, आपको अपना रिस्क असेसमेंट करंट ईयर में करना होगा नए कंट्रोल्स को लेकर। तो जो जो नई टेक्नोलॉजीज, नए नए कंट्रोल, न्यू एडवांसमेंट्स जो मैनेजमेंट ने इस साल अडॉप्ट किए हैं, उनको आपको अपने 315 में और 330 में शामिल करना पड़ेगा।
315 में शामिल करने का मतलब आपको उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। और एसए 330 में क्या असर पड़ेगा कि भाई साहब फिर आपको उनको प्रॉपर टेस्ट करना होगा कि ये कंट्रोल, जो नए कंट्रोल, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एडवांसमेंट्स जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करी हैं, whether these are properly designed, properly implemented, operating effectively or not, इन चीजों पर आपको sufficient appropriate evidences को obtain करना पड़ेगा। तो जो टॉपिक, ये चैप्टर है ना बेटा, चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड्स की नॉलेज अगर आप नहीं रखते हो तो चीजों को आप लिंक नहीं करते, और लिंक नहीं करते फिर प्रॉब्लम आती है। अब सोचिए कि अगर आप इसको बिना स्टैंडर्ड के साथ लिंक करते हुए अगर आप जाएंगे तो ये पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं आपको 315 और 330 का पर्पस बताता हूं कि 315 में आप कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हो, 330 में आप कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो, पर्पस क्या है कि भाई अल्टीमेटली मुझे अपने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई को डिटरमाइन करना है। तो अगर मेरे को एनटीई ऑफ सेप, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, कंट्रोल के बेस पर डिटरमाइन करना है, तो कंट्रोल कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत बड़ा, एक मेजर रोल मेरी ऑडिट में प्ले करते हैं। मैं आईटी एनवायरनमेंट में हूं, तो मुझे आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जो होते हैं या मैनुअल कंट्रोल्स जो आईटी एनवायरनमेंट के होते हैं, मुझे उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी होगी। अब ये एनवायरनमेंट रैपिडली इवॉल्व होता है, चेंजेस होते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज वहां पर आती हैं, मैनेजमेंट उनको अडॉप्ट करता है। आप रिकरिंग ऑडिट में हो तो क्या वहां पर बच्चे आपको जो जो चेंजेस यहां पर हुए हैं, क्या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी, नहीं करनी होगी? करनी होगी, बिकॉज अगर आपने न्यू चेंजेस, न्यू एडवांसमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करी हैं, अगर आपने उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, उनको अगर आपने टेस्ट नहीं किया, तो आपका जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने का एनटीई था, उसका जजमेंट नलायक को आपके गलत हो जाएंगे। तो मेरे लिए भी चैलेंजेस तो हैं कि जो जो चेंजेस मैनेजमेंट ने अपने यहां पर किए हैं, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, आपको उनकी टेस्टिंग करनी है। An auditor will obtain an understanding of management's implementation and oversight of new technologies. They also will perform procedures to understand the changes the company's business, including any change to the IT environment. क्यों? SA 315 की रिक्वायरमेंट है भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग आपकी SA 315 में होती है। एरियाज ऑफ फोकस कुड इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको किन किन बातों की अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए? न्यू एक्टिविटीज और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, कि मैनेजमेंट ने अपने यहां पर न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया, तो क्या क्या नई एक्टिविटी ऐड हुई है, और नई एक्टिविटी ऐड नहीं हुई बट पुरानी एक्टिविटी में कोई चेंज हुआ है, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप लेंगे। Changes in the way of entity system are developed and maintained, and whether these changes introduce new risk and require new controls to respond to those risk। respond कहां पर होता है आपका भाई साहब? 330 में, तो वहां पर आप क्या परफॉर्म करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। The impact of new technology as how the organization obtain or generate and uses relevant quality information to support the functioning of internal control। भाई इस न्यू टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट हुआ है, यानी कि कैसे अब इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करता है या जनरेट करता है, यूज करता है रेलिवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जो कि आपके इंटरनल कंट्रोल की फंक्शनिंग को लेकर है। तो जब जब कोई चीजें चेंज होगी, आपको चेंज को लेके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना होगा। न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो कौन कौन सी न्यू एक्टिविटी ऐड हुई है, पुरानी प्रोसेस में किस किस तरह के चेंज हो चुके हैं, ये चेंजेस आपने करे हैं, ये चेंजेस की वजह से आपका जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ है, कैसे मेंटेन हुआ है, चेंज करने की वजह से कैसे कैसे नए रिस्क आए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अब जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करी है, तो अब इनका सिस्टम किस तरह की इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, यूज कर रहा है कंट्रोल के ऑपरेशन को लेकर, इन सारी बातों की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, तो हमें क्या केवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होगा, जो आपने कहा था बीपीआर गवर्नेंस, या मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखनी होगी? बेटा जी आपको दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात लिखनी होगी। पहले जो बीपीआर गवर्नेंस मैंने कोड आपको दिया था,
इतना पार्ट हमारा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अब जो पॉइंट डिस्कस करा है इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर भाई साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर? हाँ सर, इतनी बात क्लियर हुई है। अब देखिए टॉपिक थोड़ा सा पढ़ के दिमाग आपका हिलेगा। इट इज ऑडिटिंग डिजिटली, यानी कि एक टॉपिक जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं इट इज डिजिटल ऑडिट, और अब जो टॉपिक आ रहा है इट इज ऑडिटिंग डिजिटली। दोनों में फर्क क्या है? क्या सेम साउंड करता है या दोनों में डिफरेंस है? डिजिटल ऑडिट एंड ऑडिटिंग डिजिटली, सोच लीजिए एक बार। डिजिटल ऑडिट ये वाला टॉपिक हमारा ओवरऑल खत्म हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हमने डिजिटल ऑडिट ये हमने पूरा कर लिया, लेकिन अगला टॉपिक है अब हमारा ऑडिटिंग डिजिटली। तो डिजिटल ऑडिट में और ऑडिटिंग डिजिटली में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ सर, डिफरेंस तो है। जब सिलेबस में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो पक्का होगा। डिजिटल ऑडिट क्या है? व्हाट इज डिजिटल ऑडिट? ये समझ में आपको आ गया था ना? हाँ सर, जहां पर मैं बेसिकली इनके ऑटोमेशन से रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, कंट्रोल की मैं टेस्टिंग कर रहा था, ये था डिजिटल ऑडिट। ना ऑडिटिंग डिजिटली ये क्या है? आज के टाइम पे पूरा का पूरा बिजनेस आईटी एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। इवन की जो उनका एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें भी आईटी एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। बिना आईटी एनवायरनमेंट के आप आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस का अकाउंटिंग सिस्टम बेटा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने काम में आईटी को इन्वॉल्व कर लिया, जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने काम करते हुए अपने काम के अंदर अपने प्रोसेस के अंदर आईटी को इन्वॉल्व किया है, एग्जैक्टली ऑडिटर भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आईटी को शामिल करता है। ऑडिटर, ध्यान से देखना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं इस जगह पर। ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में आईटी को इन्वॉल्व करता है। भाई जिस तरह से मैनेजमेंट ने आज के टाइम पे अपना काम करने के लिए आईटी को इन्वॉल्व किया हुआ है, अपनी सारी प्रोसेस को उसने डिजिटलाइज कर दिया, उसमें ऑटोमेशन को लेके आ गया, तो एग्जैक्टली ऑडिटर भाई साहब भी ये काम करेंगे। बोल बट ठीक है, जिस तरह से आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसी तरह से मैं आपकी ऑडिट करूंगा। आपने अपनी अकाउंटिंग में आईटी को शामिल कर लिया, तो मैं भी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आईटी को शामिल करूंगा, यानी कि ऑडिटर आईटी टूल को शामिल करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग डिजिटली। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, काफी टाइम से बेटा जी हम यही करते हुए आ रहे हैं। क्या ये बताइए कि आज के टाइम पर जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर टूल्स आप यूज करके आप ऑडिट करते हो नहीं करते? भाई मुझे डेटा एनालिटिक्स करना है, मुझे डेटा को एनालाइज करना है, क्या मैं एमएस एक्सेल को यूज करके क्या मैं डेटा के पैटर्न को या फिर डेटा के ट्रेंड को क्या मैं एनालाइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को अगर आपने अपनी ऑडिट में यूज किया है तो इसका मतलब आप ऑडिट कर रहे हो आप डिजिटली। तो और डिजिटल ऑडिट में और ऑडिटिंग डिजिटली में फर्क है। डिजिटल ऑडिट का मतलब एंटिटी के आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स की स्टडी करना, उनको इवैल्यूएट करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना, इट इज कॉल्ड एज डिजिटल ऑडिट। लेकिन अपना काम करते हुए आईटी टूल को शामिल करना, यानी कि जब मैं आरएपी परफॉर्म करूंगा, मैं टीओसी परफॉर्म करूंगा, मैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा,
इसके अंदर जब मैं आईटी को यूज करता हूं, देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग डिजिटली, कि भाई मैं भी मैनुअली ऑडिट नहीं करूंगा, मैं भी डिजिटल वे में आपकी ऑडिट करूंगा। फिर आपने अपने प्रोसेस को, जिस तरह से मैनेजमेंट आपने अपने प्रोसेस को डिजिटलाइज किया है, मैं भी अपने प्रोसीजर्स को डिजिटलाइज करूंगा। तो जब कभी ऑडिटर आईटी टूल को यूज करके अपनी ऑडिट परफॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग डिजिटली। तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में आईटी को इन्वॉल्व करता है। आईटी को इन्वॉल्व करने का मतलब आईटी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको मैं अडॉप्ट कर लेता हूं while performing my procedures like RAP, TOC and substantive audit procedure। देखिए ध्यान से, ऑडिटिंग डिजिटली, auditing digitally is using advancement in technology for conducting an effective and efficient audit. With a rapidly growing IT environment, it is essential to adopt technology in auditing technique, in auditing practices। कि भाई मैं भी अपनी ऑडिट प्रैक्टिस के अंदर आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं अडॉप्ट करूंगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग डिजिटली। अब जिस पैटर्न पर हमने डिजिटल ऑडिट को कवर किया था, सेम पैटर्न पर हम ऑडिटिंग डिजिटली कवर करेंगे। अब सोचिए कि डिजिटल ऑडिट में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। सबसे पहले कवर किया था हमने इसका की फीचर, उसके बाद कवर किया था हमने इसके एडवांटेजेस, और उसके बाद कवर किया था क्या क्या कंसिडरेशन चैलेंजेस होती हैं डिजिटल ऑडिट के अंदर। सेम पैटर्न पर ये टॉपिक हमें कवर करना है। बट अच्छी बात ये है कि यहां पर की फीचर्स को, एडवांटेजेस को एक साथ कवर कराया गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल ऑडिट के की फीचर और एडवांटेजेस को स्टडी मटेरियल में अलग अलग दिया हुआ है, बट अलग अलग देने की कोई खास रिक्वायरमेंट थी नहीं। अगर आपको की फीचर समझ में आ गया तो एडवांटेजेस वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रहे थे। ये वाला काम इन्होंने ऑडिटिंग डिजिटली में नहीं किया। यानी ऑडिटिंग डिजिटली में आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। ऑडिटिंग डिजिटली 2 टॉपिक कवर करने होंगे, एक तो इसके की फीचर या एडवांटेजेस, और दूसरा क्या क्या रहनी चाहिए आपकी कंसिडरेशन जब आप ऑडिटिंग डिजिटली करते हो। एक बार हेडिंग को आप देखिए, की फीचर्स, की फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। डिजिटल ऑडिट में की फीचर हमने अलग पढ़ा था, एडवांटेजेस हमने अलग पढ़ी थी, लेकिन ऑडिटिंग डिजिटली के अंदर ये टॉपिक एक साथ दे दिया गया, की फीचर और एडवांटेजेस। एंड इसके बाद सेकंड टॉपिक वहां पर क्या था, कंसिडरेशन या चैलेंजेस। सेम यहां पर आएगा, कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली। तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में बेटा जितना कराया है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं आपको याद भी तो ये हुआ तो होगा। हाँ सर, याद तो हुआ है, बट जाते जाते एक बार अगर और रिवाइज करा देंगे तो और हेल्प मिलेगी, तो कर लीजिए रिवाइज। चलिए, पहला टॉपिक क्या था हमारा, डिजिटल ऑडिट। इसमें सबसे पहले हमने कवर किया था की फीचर। की फीचर में पहला पॉइंट क्या था कि डिजिटल ऑडिट अलाउ करता है प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने में, कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करवाना, ताकि भाई कंट्रोल्स के ना होने पे जो रिस्क थे उसको मिटिगेट किया जा सके। मैनेजमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलता है अपने एंड टू एंड प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज का। रैपिडली इवॉल्विंग एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट अपने आप को अपडेट रख पाता है, उनको एनकरेज मिलता है कि भाई हम अपने आप को अपडेट रखें। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को अलाउ करता है कि भाई नई नई टेक्नोलॉजीज को प्लीज आप अडॉप्ट करिए। मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर। कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को, टाइम के, ह्यूमन एफर्ट्स को। और एक मेरे एंड पर भी एडवांटेज आ गया था भाई, मेरे जो ऑडिट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद अगला टॉपिक था इसके एडवांटेजेस को लेकर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। तो ABCDE, ये एक कोड आ गया था, वहां पर मैंने डी क्रॉस करा दिया था। तो ए इज फॉर बेटर एनालिटिक्स एंड इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, B is for better audit quality, C for lower cost, D से कुछ भी नहीं था, and E enhanced efficiency and effectiveness। इसके बाद कंसिडरेशन या चैलेंजेस जो कि आते हैं डिजिटल ऑडिट के अंदर, तो इसमें दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर अगली बार बात करते हैं हम यहाँ पर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर हम बात कर रहे थे BPR, गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी। व्हाट इज कॉल्ड BPR? सबसे पहले देखिए क्या बिजनेस के बेनिफिट हम उम्मीद करते हैं
फ्रॉम द ऑटोमेशन। पी, पीपल, थिंक पीपल फर्स्ट, बिकॉज आप अंडर एस्टिमेट मत करें इस बात को, ये चेंज करना डिफिकल्ट होगा, इस बात को अंडर एस्टिमेट आप नहीं करेंगे। टारगेट करना है मुझे राइट, आर इज फॉर राइट प्रोसेस, बिकॉज ये ही आपके एक सक्सेसफुल ऑटोमेशन की होगी। जो प्रोसेस को आपने टारगेट किया है, एंश्योर करेंगे कि ये प्रोसेस काम करेगा, यानी इसको प्रॉपर आप स्टैंडर्डाइज करेंगे बिफोर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन अपने आप का आपका स्टैंड एलोन सॉल्यूशन नहीं है, यह आपकी ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी का एक इंटीग्रल पार्ट है। फिर गवर्नेंस को लेकर आपकी प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी को लेकर प्रॉपरली आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मुझे देखना होगा, रेकरिंग एंगेजमेंट में हूं, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज को मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने से आपके प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटी नई ऐड हुई है, किस किस में चेंजेस आए हैं, सिस्टम किस तरह से अब काम कर रहा है, सिस्टम कैसी कैसी कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, कैसे मैनेजमेंट इसको यूज कर रहा है, इन सारी बातों की मुझे एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी। ये हुआ कंप्लीट हमारा डिजिटल ऑडिट। इसके बाद अगला टॉपिक जो स्टार्ट किया हमने, ऑडिटिंग डिजिटली। तो ये जो शुरू के 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये केवल आपके रहेंगे रीड ओनली के अंदर, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट मीनिंग मैंने आपको बता दिया था कि भाई जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपने काम में आईटी को शामिल किया है, तो भाई ऑडिटर भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी अपनी ऑडिट टेक्निक के अंदर आईटी से रिलेटेड जो टूल्स हैं, जो आईटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स कह सकते हो सकते हैं, इनको वो शामिल करेगा व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग डिजिटली। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में बेटा मिलते हैं, टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।